सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस विल बी द लास्ट सेशन। और इसमें हम अपने जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने फ्लो वॉल्यूम लूप्स देखे थे, फिर हमने लंग वॉल्यूम्स की एक प्रोफाउंड किस्म की डिस्कशन की, और अब हम डिस्कशन करने वाले हैं DLCO और MEP और MIPs की। सो इस वाले सेशन में हमने डिस्कस करना है DLCO को, मैक्सिमम एक्सपिरेटरी प्रेशर, मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर, ठीक है। और फिर हम अपनी पूरी डिस्कशन को वहाँ पे जाके सम अप कर देंगे। सबसे पहली बात, DLCO क्या होता है? इट इज़ डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेबिलिटी है इन आवर लंग्स, बेसिकली वाई कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जो स्पायरोमीटर होता है ना, उसके लिए उसके अंदर जो गैस हम यूटिलाइज कर रहे थे दैट इज मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज ये फ्रीली डिफ्यूज होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफ्यूजन लिमिटेड, इट इज़, ये बहुत आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में फ्रीली ऐसे एब्जॉर्ब होती है जैसे मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन द स्पायरोमीटर्स, जब हम डिफ्यूजन कैपेबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को असेस करना चाह रहे होते हैं, राइट। तो DLCO से हमें अंदाजा होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो कितनी पेटेंट है। अब उसके अंदर DLCO हमारे पास एक पैथोलॉजिकल पैटर्न के अंदर कैसे प्रेजेंट करती है, वो इस टेबल के अंदर हम देखेंगे। ये यूबर्ट का टेबल है, ठीक है। तो हम इसको भी इस समरी के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, अच्छा देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न हम कब कहेंगे? अगर हमारे पास FeV1/FVC की जो रेशो है वो कितनी हो, इफ इट इज लेस देन 0.7, ठीक है। अगर ये रेशो 0.7 से कम आ रही है तो इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर DLCO कम होगा? नाउ ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर में DLCO कम होने में सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली है दैट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के अंदर आपको DLCO रिड्यूस्ड मिलता है। क्यों रिड्यूस मिलता है? बिकॉज एम्फीसीमा के अंदर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। एंड एयर कैन नॉट क्रॉस फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, राइट। जो नॉर्मल DLCO है, यानी कि आपके पास COPD हमें डायग्नोज हो गया, यानी कि FeV1/FVC रेशो 0.7 से कम तो है, लेकिन आपका DLCO नॉर्मल आ रहा है। वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? नंबर 1 इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 इज एस्थमा। अच्छा, अब एस्थमा एक पेक्यूलियर कंडीशन है जिसको हम बार बार, मैंने ये भी अर्ज किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये COPD में ही शामिल हो। तो इसलिए कुछ एस्थमा की कंडीशन होती है जिसमें आपको DLCO रेज भी मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज एस्थमा इज एन एलर्जिक कंडीशन, और एलर्जिक कंडीशन में आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ओवर सेंसिटिव हो जाती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन की वजह से हमें DLCO का इंक्रीज भी नजर आ सकता है। दैट इज एन एबरेंट पैटर्न। लेकिन कई जगहों पे अगर आपको FeV1/FVC की रेशियो 0.7 से कम मिल रही है और DLCO रेज्ड है, सो दैट कैन क्लू यू टुवर्ड्स एस्थमा। लेकिन एस्थमा को डायग्नोस हमने कैसे करने वो हम उस फ्लो शीट में देखेंगे। सो हियर वी हैव एस्थमा, ठीक है। अब ये वो पैटर्न्स हैं जो कि आपके DLCO के साथ जब हम रिलेट करते हैं, हम कभी भी क्लिनिक के अंदर बैठ के एक चीज़ के ऊपर डायग्नोसिस नहीं बना रहे होते। वी हैव टू यूटिलाइज मल्टीपल मोडेलिटीज़, और उसके अंदर जैसे भी हम FeV1/FVC रेशो पे हमें पता लग गया, फिर हम उसके अंदर COPD तो हमें लग गया पता कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में से डिजीज़ कौन सी है वो हमें पता लगेगा जब हम DLCO को भी साथ इनकलकेट करेंगे। सो ये पिक्चर आ गई ऑब्स्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में, यानी कि डिस्ट्रक्टिव के बारे में हमने बात पहले की हुई है। क्या होता है कि आपका जो FeV1/FVC की जो रेशो है इट इज मोर देन 0.8 और 0.7, राइट। तो अगर ये ज़्यादा है और आपको पता है कि पेशेंट के अंदर आपको टिपिकल किस्म के फीचर्स मिल रहे हैं, आपका जो फ्लो वॉल्यूम लूप से उसकी पिक्चर स्मॉल थी, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कम है, यू नो, वो ये पूरी डिटेल हम पहले कर चुके हैं, अब इस फ्लो शीट में दोबारा भी आ जाएंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न को DLCO के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर जो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है पेशेंट में FeV1/FVC रेशो 0.8 से ज़्यादा, कौन सी कंडीशन है जिसमें DLCO कम होगा? तो सबसे पहले ऑल द कंडीशन जिनके अंदर इंट्रिंसिक लंग प्रॉब्लम है उनके अंदर आपका DLCO कम होगा। वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, राइट। एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जैसे कोप है, बूप है, ये सारी कंडीशन इसके अंदर आती हैं। ILD। दूसरा है सार्कोइडोसिस। ओके लेट मी, ओके ठीक है, सार्कोइडोसिस के बाद आपका बेरिलियोसिस, देन एस्बेस्टोसिस। अच्छा, इस बारे में कंफ्यूज आपने नहीं होना, इनकी जब हम पैथोलॉजी करेंगे तो इन एक एक डिजीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, बट फॉर राइट नाउ इन चीज़ों को याद करने आपको पता है कि ये सारी इंट्रिंसिक लंग कंडीशंस हैं जो लंग को अंदर से डैमेज करती हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लंग टिश्यू को
ख़त्म करती है, लंग टिश्यू को फाइब्रोज करवा देती हैं। एंड व्हेन द लंग टिश्यू इज बीइंग फाइब्रोज, तो वो फाइब्रोसिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है एंड दैट लीड्स टू अ रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न विद लो डीएलसीओ। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको नॉर्मल डीएलसीओ मिल सकते हैं बट इन अ रिस्ट्रिक्टिव पिक्चर? तो उसके अंदर आपको नॉर्मल जो आपका है डीएलसीओ कौन सी पिक्चर था, हाँ, अगर आपकी एक्सट्रिंसिक कंडीशंस होंगी, जैसे अगर बेसिकली ये तो है इंट्रिंसिक लंग कंडीशंस, यानी कि आपके लंग के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और लंग के पेरेन्काइमा में प्रॉब्लम्स थी। अगर एक्सट्रिंसिक कंडीशंस हैं, जैसे अगर किसी को न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलर डिजीज जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकते हैं, या फिर अगर किसी को स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज हैं, एबनॉर्मेलिटीज फॉर एग्जांपल काइफोस्कोलियोसिस, अगर किसी की जो स्पाइन है वो उसका कर्वेचर नॉर्मल नहीं है तो वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा सही से, राइट, उसकी चेस्ट एक्सपैंड ही नहीं करेगी एंड द चेस्ट एक्सपेंशन इज नॉट नॉर्मल। लंग्स तो रिस्ट्रिक्टेड ही हैं लेकिन डिफ्यूजन कैपेबिलिटी में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब अगर सपोज करें कि ये आपके लंग्स हैं, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दो तरह का होता है, एक ये है कि आपका जो लंग का पेरेन्काइमा है इसी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम इंट्रिंसिक पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस बोलते हैं। अब इसमें जब प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अगर लंग्स अपनी ज़ात में अपने इंट्रिंसिक पेरेन्काइमा में ही ख़राब है तो आपका डीएलसीओ कम होगा, जिसके अंदर ये वाली कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर लंग्स इंट्रिंसिकली ठीक हैं, लंग्स के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, लेकिन आपका जो रिब केज है और लंग्स के बिल्कुल पीछे जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम आती है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर ये आपकी जो स्पाइन और रिब केज है उन्होंने आपके लंग्स को एनकेज कर लिया है और वो उसको रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो ठीक है बट फिर भी लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड तो नहीं कर पा रहे, इवन दैट इज कंसिडर्ड रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ डिजीज। उसके अंदर भी आपको FEV1 और FVC की रेशियो ज़्यादा मिलती है और बाकी सारे पैटर्न्स आ रहे होते हैं, लेकिन DLCO आपका नॉर्मल होगा, राइट। तो ये आपका डिफरेंशियल को रिफाइन करने वाली बात होती है जब हम मल्टीपल मोडालिटीज़ को लेके आते हैं। थर्ड जो है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको पिक्चर ये दे देंगे और देन दे गिव यू अ DLCO दैट इज लोअर और नॉर्मल एंड देन दे आस्क यू अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं DLCO रेज कब होगा। तो ऐसा रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जिसमें DLCO रेज हो सकते हैं दैट इज मॉर्बिड ओबेसिटी। अब जब मॉर्बिड ओबेसिटी होती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक पेशेंट के ये लंग्स हैं, यहाँ पे डायफ्राम होते हैं और डायफ्राम के नीचे आपका एब्डोमिनल फैट है। अगर पेशेंट का एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि डायफ्राम अपवर्ड पुश होते हैं एंड द डायफ्राम इज बीइंग पुश्ड अपवर्ड्स, तो लंग्स कंप्रेस होंगे। अगेन वही बात है कि लंग्स एक्सट्रिंसिकली कंप्रेस हो रहे हैं, राइट, लेकिन इंट्राथोरेसिक प्रेशर रेज हो जाता है। तो ड्यू टू रेज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर DLCO टू अ सर्टेन एक्सटेंट बढ़ जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बढ़े बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर DLCO कैन गिव यू अ रेज्ड वैल्यू, तो दैट इज इन द मॉर्बिड ओबेसिटी। नॉर्मल ओबीज पीपल में DLCO ज़्यादा नहीं होगा, अगर कोई बहुत मॉर्बिड ओबीज है तो उसके अंदर आपको DLCO इन सम पेशेंट्स ज़्यादा मिल सकता है। तो ये एक थर्ड हमारा इसके अंदर पैटर्न था। नॉर्मल स्पायरोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर अगर हम देखें तो लो DLCO हमें मिलता है, यानी कि अब अगर पेशेंट को FEV1 FVC की रेशो भी नॉर्मल है, पेशेंट के हमने फ्लो वॉल्यूम लूप्स भी नॉर्मल देख लिया, हर चीज़ है, स्पायरोमेट्रिक कैलकुलेशन हर चीज़ नॉर्मल है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, फिर भी DLCO कम आ रहा है। अब यानी कि आइसोलेटेड डिफेक्ट इन द DLCO आ रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, फिर क्या होगा? देन इट कैन आइदर बी एनीमिया और इट कैन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब ये दो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक है, आपके लंग्स रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, आपका गैशियस एक्सचेंज भी ठीक है, लेकिन अगर सपोज करें कि ये आपके लंग्स हैं और आपके लंग्स का एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ पे एम्बोलस पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा, ठीक है, तो गैस कैसे डिफ्यूज करेगी, वो आपके ब्लड में नहीं आ पाएगी। एंड व्हेन दैट इज नॉट हैपनिंग सो दिस विल गिव यू अ लो DLCO और ये आइसोलेटेड डिफेक्ट ऑफ DLCO होगा इसके अंदर। देन नॉर्मल DLCO, ये तो कोई पैथोलॉजी ही नहीं है, एंड इंक्रीज्ड DLCO आपको नजर आता है इफ अ पेशेंट इज हैविंग पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, अब जो पॉलीसाइथेमिक पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इनके RBCs जो है रूटीन से ज़्यादा हैं,
ठीक है, मतलब पॉलीसाइथेमिक पेशेंट वो होता है जिसके अंदर आरबीसीज का हेमाटोक्रिट लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है। अब इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होगा, सो इन दीज पीपल वी गेट अ DLCO ऑफ मोर देन नॉर्मल। अब ये डायग्नोस्टिक नहीं है पॉलीसाइथीमिया का, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट द टेबल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम यहाँ पे कह देते हैं कि वी आर हैविंग एन इंक्रीज्ड DLCO, तो वो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट होता है। ठीक है, हम जाते जाते एक छोटी सी बात करेंगे मैप और MIP के बारे में। सो आई थिंक इसको यहीं पे कर लेते हैं। जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी प्रेशर और मैक्सिमम इंस्पायरेटरी प्रेशर है, ये हम रूटीनली मेजर नहीं करते। इट इज़ नॉट अ वेरी वाइडली यूज्ड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन ये हम उन पेशेंट्स में करेंगे जिनको न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर इशू है लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस, अगर एक पेशेंट के अंदर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, तो उन पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है बिकॉज ऑफ डायाफ्रेगमेटिक फेलियर। डायाफ्राम आपको पता है, ये जो नीचे डायाफ्राम है दैट इज अ मसल। जब पेशेंट्स के अंदर न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट आता है लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस, तो इन पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी मसल फटीग कर जाता है, एंड द रेस्पिरेटरी मसल इज फटीग्ड, तो पेशेंट के लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाते, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ in the people with myasthenia gravis is respiratory failure because of fatigued diaphragm। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमें मैक्सिमम एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी प्रेशर मेजर करना पड़ता है। एंड नाउ इट आल्सो मेक्स सेंस कि अगर एक पेशेंट का डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रहे तो ये दोनों वैल्यूज कम हो जाएंगी, एक्सपिरेटरी मैक्सिमम प्रेशर भी और इंस्पिरेटरी मैक्सिमम प्रेशर भी। सो इसकी इतनी ही सिग्निफिकेंस है कि जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के लोग होते हैं उनके अंदर मैप और MIP की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसका जो फ्लो शीट है वो हम नेक्स्ट वाले लास्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।